अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स हैं। लेजेंडर पोलिनोमियल में हमने जो इसका लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था, आपको उसका अच्छे से जो है वो पता चल गया होगा कि लेजेंडर पोलिनोमियल्स जो हैं वो क्या हैं। और उसमें जो ऑर्थोगोनल इंटरवल अगर हम इसका ले रहे हैं -1 से 1 के बीच में, तो उसकी जो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है उसको आप इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रोड्रिक्स फार्मूला। आप रोड्रिक्स फार्मूला को यूज़ करते हैं और ये उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि -1 से 1 PL ऑफ x और PM ऑफ x dx, यानी दो डिफरेंट पोलिनोमियल्स जो हैं, एक PLX है और एक PMX है ना, और उनका इंटरवल आपने -1 से 1 लिया है। उनका जब आप इंटीग्रल लेते हैं तो या तो वो 0 के बराबर होता है या वो बराबर होगा 2/2l+1 के। 0 के बराबर तब होता है जब आपका l इज़ नॉट इक्वल टू m, यानी अगर ये दोनों पोलिनोमियल्स जो हैं ये आपके डिफरेंट पोलिनोमियल्स हैं l और m, तो फिर अगर ये l और m आपस में इक्वल नहीं है तो तब आपके पास ये जो ऑर्थोगोनलिटी की जो कंडीशन है वो 0 के बराबर आ जाएगी। और अगर आपका l इक्वल टू m है, यानी ये दोनों जो पोलिनोमियल्स हैं ये सेम पोलिनोमियल्स होंगे, तो तब आपकी जो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है वो आपको ये रिजल्ट देगी कि 2/2l+1। विद द हेल्प ऑफ क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन जो है उसमें आप ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं क्रोनिकल डेल्टा की मदद से। -1 से 1 PL ऑफ x PMX और इज इक्वल टू 2/2l+1 डेल्टा LM, क्योंकि डेल्टा जो क्रोनिकल डेल्टा की जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी तरह की होती है कि अगर l इज़ नॉट इक्वल टू m तो आपका क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन जो है वो 0 के बराबर होता है, और अगर आपका l इक्वल टू m जब वो बराबर होते हैं तो तब आपका क्रोनिकल डेल्टा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन में इस तरह से इस फार्मूले के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब रोड्रिक्स फार्मूला क्या है लेजेंडर पोलिनोमियल ऑफ द फर्स्ट काइंड में हम जो रोड्रिक्स फार्मूला लिखते हैं ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था क्लास में। PLX इज इक्वल टू 1/2l l फैक्टोरियल, और उसका एल्थ डेरिवेटिव लेते हैं हम किसका x² - 1 की होल पावर l का, इसका हम एल्थ डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रोड्रिक्स फार्मूला होता है जिसको हमने प्रूव भी करके देखा था। अब अगर हम l को m से रिप्लेस कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो हम जैसे एक दफ़ा हमने इसको PLX के लिए लिखा, इस तरह हम PMX के लिए भी इसको लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ L था वहाँ पे M आ जाएगा। तो अब आपके पास ये दो पोलिनोमियल्स बन गए, एक PLX बन गया, एक PMX बन गया। अब आपने ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन अगर प्रूव करनी है तो क्या करेंगे, आप इन दोनों का इनको मल्टीप्लाई करके इनका इंटीग्रल ले लेंगे, और इंटीग्रल की लिमिट कैसे लेंगे, -1 से 1। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी, और ये आपने इंटीग्रल ले लिया -1 से 1 PLX PMX dx, और अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ आपने हैं उनको भी आप पुट करेंगे और उस पर इंटीग्रल लगाएंगे, और इंटीग्रल जब आप यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे ये आपका बन जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ u dv वाली फॉर्म बन जाएगी ना। तो ये जो पहली टर्म है आपकी dl वाली, ठीक है, जो एल्थ डेरिवेटिव वाली x² - 1 और होल रेज़ पावर l वाली, ये आपका u है। और जो दूसरा है आपका mth डेरिवेटिव वाली जिसके साथ x² - 1 रेज़ पावर m और dx है, ये आपका dv बन जाएगा। तो अगर आप इंटीग्रल ऑफ u dv लगाते हैं तो u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, आपको पता है ये फार्मूला हम ओपन करते हैं। तो ये फार्मूला अगर हम इधर ओपन करें और उस पर लिमिट्स लगाएं -1 से 1, तो आपकी जो पहली टर्म होगी u इंटू वी वाली, यानी ये वाली जो जब आपने u और v को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये फर्स्ट टर्म आपको जब आप लिमिट्स पुट करेंगे ये 0 को अप्रोच कर जाएगी, और आपके पास सिर्फ ये सेकंड इंटीग्रल टर्म रह जाएगी ये वाली, जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और उसको लिखने के बाद हमने कंटिन्यू करना है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं ना, और इसको हमने l टाइम्स करना है। तो अगर हम इसको l टाइम्स करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए, तो फिर हमारे पास जनरली हम इसको इस तरीके से हमारे पास ये जो ऊपर -1 आ रहा है ना, जब हम इसका l टाइम्स इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये -1 l बन जाएगा। और नीचे ऑलरेडी आपके पास ये जो एक ये 2 l अलग था, 2 m अलग था, उसको हमने ऑलरेडी 2 l+m करके लिख लिया। साथ l फैक्टोरियल m फैक्टोरियल हमने बाहर ले लिया, और ये जो पूरा इंटीग्रल है ये हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब इसमें ये जो आपके पास जब आप इसको कंसीडर करेंगे, बाकी तो इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जिसमें आ रहा है आपके पास जब हम इसका l टाइम जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे तो d⁻⁻l + l बन जाएगा ना, नीचे भी dx⁻l + l बन जाएगा। तो जब आपने इसकी l टाइम्स इंटीग्रेशन करनी है तो जो आपका d⁻l था वो आपके पास d⁻l + l, यानी ये बन जाएगा d⁻2l, और नीचे भी dx⁻2l बन जाएगा, और ये पूरा 2l के साथ x² - 1 का जो l जो की पावर l है, ये पूरी टर्म 2l फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है mth वाली वो वैसी की वैसी रहेगी।
तो ये हमने यहाँ पे ये किया है। जब आपने इसको नॉर्मली इसको यू डी वी जो है किया था, इंटीग्रल बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की थी, तो यहाँ पे ये आपके पास l+1 था और नीचे भी l+1 था, ठीक है, और यहाँ m की पावर में m-1 था और m-1 था यहाँ पे आ रहा। लेकिन जब हम इसकी l टाइम्स बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो ये l+l होके 2l हो जाएगा और नीचे भी l+l होके 2l हो जाएगा। और उसके बाद ये पूरी टर्म जो है, जो lth वाली टर्म होगी, डेरिवेटिव वाली टर्म, वो 2l फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और बाकी जो mth वाली है उसको हमने एज इट इज़ वैसे का वैसे नीचे रखा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे आप, और दूसरी एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे जहाँ पे पहले जहाँ m-1 अगर था ना, तो -1 की बजाय अब जब आपने l टाइम्स बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की थी तो m-l हो गया। यहाँ पे भी नीचे m-l हो गया l टाइम्स इंटीग्रेशन करने से, और जो ऊपर -1 था वो भी हमने -1l कर लिया। तो जब आप l टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो जहाँ पे भी l+1 आ रहा था वो l+l हो जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ पे भी m-1 था तो वो m-l नीचे भी और ऊपर भी जो है वो m-l हो जाएगा, ठीक है। और जो बाहर -1 था वो -1l हो जाएगा। तो ये चेंजिंग हमने जब की तो फर्स्ट टर्म मैंने आपको कहा कि 2l फैक्टोरियल आ जाएगा, और दूसरी जो टर्म है वो आपकी वो क्या रहेगी, -1 वो किस तरह रहेगी, 2l फैक्टोरियल को हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, और दूसरी टर्म है d⁻m-l और dx⁻m-l। अब ये m-l डेरिवेटिव हम ले रहे हैं x² - 1 जिसकी पावर m है dx, ठीक है। अब ये हमने फाइनल रिलेशन निकाली है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, l टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके अपनी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब ऑर्थोगोनैलिटी की दो हमने केसेस पढ़े थे ना, ये तो हमने उसका जनरल रिलेशन निकालिया। अब इस रिलेशन में हम दो केसेस डालेंगे। एक केस हम डालेंगे व्हेन l इज़ नॉट इक्वल टू m, और दूसरा केस हम डालेंगे व्हेन l इज़ इक्वल टू m। अब हमें पता है जब l इज़ नॉट इक्वल टू m है और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन l, क्योंकि ये m-l है ना, तो हम इसको नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो पॉजिटिव हम अगर कंसीडर करें कि m इज़ ग्रेटर देन l, इट शुड बी, ताकि ये पॉजिटिव रहे। तो फिर हमने इसको करने के लिए जब l इज़ नॉट इक्वल टू m एंड m इज़ ग्रेटर देन l हो जाएगा, तो ज़रा इधर हम इसको अगर प्रूव करेंगे, इसमें डालेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास ये m-l और ये साथ क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें ये -l और ये इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने से आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ना एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव में से एक कम हो जाएगा, ये मतलब है। तो अगर आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव में से क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल टर्म में से -1 हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो डेरिवेटिव में से एक माइनस हो गया, और ये जब हमने इंटीग्रेशन की है और लिमिट्स है -1 से 1, जब आप ये लिमिट्स पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि आना चाहिए था ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन के मुताबिक, कि जब l m के बराबर नहीं होते और m इज़ ग्रेटर देन l, तो जब आप उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो एक डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा बीच में से, और उसके बाद जब आप उसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। केस 2 ये है कि व्हेन l इज़ इक्वल टू m, जब आप l को m बराबर कर देंगे इनमें, ये देख लें तो ये देखेंगे ये 0 हो जाएगा ना, m-l है, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये d⁻0 ऊपर भी और नीचे भी बन जाएगा, तो डेरिवेटिव तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाती है, ये 1 हो गया। बाकी का आप इंटीग्रल लेंगे, तो बाकी का इंटीग्रल लेके l को m को बराबर आपने कर दिया, बाहर भी जहाँ जहाँ m आ रहा था उसकी जगह भी आपने l डाल दिया, ठीक है, और ये भी l+m था तो आपने क्या कर दिया, l+l कर दिया। ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ l था वहाँ आपने m था वहाँ आपने l डाल के इसको l की फॉर्म में अब आप इसका इंटीग्रल लें, तो ये अब आपके पास जो चीज़ आएगी। अब इसका इंटीग्रल लेने के लिए आपने छोटी सी एक सब्स्टिट्यूशन की है, और सब्स्टिट्यूशन ये है कि आप x को cos थीटा पुट कर दें, तो फिर dx आपको पता है वो क्या हो जाएगा, -sin थीटा d थीटा। इसकी अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएंगी। तो जब आप x को cos थीटा डाल रहे हैं तो फॉर जो लोअर लिमिट के लिए जब x -1 है तो आपका थीटा पाई के बराबर होगा, और फॉर द अपर लिमिट जब x आपका 1 के बराबर है तो उस वक्त आपका क्या है, उस वक्त आपका थीटा 0 हो जाएगा। तो फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1 की बजाय अब हो जानी चाहिए पाई से 0, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए इधर अप्लाई करनी है, और उसके हिसाब से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो गई, और ये फाइनली आपके पास जो है पाई से 0 इस तरह से आ जाएगा। अब ये करने के बाद हमें पाई से 0 वाली लिमिट जो है वो नहीं समझ में आ रही, तो हम इसको क्या करते हैं, 0 से पाई करते हैं ना लिमिट्स को। तो जब आप लिमिट्स को उल्टाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर जो माइनस आ रहा होता है, वो माइनस कहाँ आ रहा था, ये -sin थीटा आ रहा था, ये वाला। तो sin थीटा के साथ चूँकि नेगेटिव था, ये नेगेटिव, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की जब आप जगह बदलेंगे तो ये उसके अंदर यूज़ हो जाएगा।
सो ये पाए से 0 की बजाय 0 से पाए हो जाएगा और ये माइनस इसके अंदर यूज़ हो गया, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर चूँकि एल है तो वो भी आ जाएगी, और साथ साइन थीटा डी थीटा। और उसके बाद अब आप जो है इसको आप कह सकते हैं दिस इज साइन 2l + 1 हो जाएगा ना, दोनों साइन मिला के, और ये इंटीग्रेशन आ गई आपके पास। उसके बाद हमारे पास हमने इसको अब ये जो बाहर है आपका इसको ज़रा 2l का फैक्टोरियल जो हमारे पास बाहर है उसको हम ज़रा ओपन करते हैं। 2l फैक्टोरियल को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, 2l × 2l - 1, जैसे फैक्टोरियल का तरीका होता है कि किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल हो तो पहले वो आता है, जैसे n का फैक्टोरियल है फॉर एग्जांपल, तो पहले n आ जाएगा, फिर n - 1 आ जाएगा, फिर n - 2 आ जाएगा, n - 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह 2l का फैक्टोरियल है तो आपके पास क्या है, 2l, 2l - 1, 2l - 2, 2l - 3, 2l - 4, अप टू सो ऑन, आगे एंड वाली टर्म्स आएंगी 4, 3, 2, 1 इस तरह से, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास 2l और इसकी 2 1, इनको अलग अलग करके ये जो 2 ऊपर आ रहा है इसके साथ आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। और उसके बाद आप क्या है ये आपके पास l का फैक्टोरियल ये आपने अलग कर लिया, और उसके बाद हमारे पास ये जो दूसरी टर्म है आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 और साइन ऑफ 2l + 1 ये जो है थीटा डी थीटा, उसकी जगह आपने ये पुट किया सारी टर्म, ठीक है। तो ये जो आपने टर्म पुट की है आपके पास के ये है 2l × 2l - 2, 2l - 4 अप टू सो ऑन 2 तक, ठीक है। तो ये आपने इसकी जगह इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आपने ये पुट किया है पूरा, और ये पुट करने के बाद ये जो आपके पास जो टर्म्स अब कैंसिल आउट होती हैं तो आपके पास एक ऊपर 2 बचेगा और नीचे 2l + 1 बचेगा, ठीक है। तो ये जो है वो टर्म्स आपके पास बच जाएंगी, बाकी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका जो प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इस स्टेप के बाद आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप जो फाइनल आपकी जो रिज़ल्ट है वो आप बता सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़, और उसके बाद आफ्टर कैंसिलेशन आप फाइनल अपना वो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं 2/2l + 1, ठीक है। तो ये चीज़ है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन व्हेन l = m या m = l, अगर वो दोनों बराबर हो तो ये होता है। अब ये उन्होंने कहा जी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को प्रूव करें जनरेटिंग फंक्शन से फॉर द रिजल्टेड पॉलिनोमियल। तो इसकी आप जरा प्रैक्टिस करें, इसमें भी आपने l को m से रिप्लेस करना है, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन था, और आप l को m से रिप्लेस करें और फिर दोनों इक्वेशंस को एक l वाली में थी ना पॉलिनोमियल में, एक आपने जब l को m से रिप्लेस कर लिया एक pmx वाली बन गई, एक plx वाली, एक pmx वाली। जब ये दो बन जाएंगी एक तरह की टर्म्स जो आपकी दो पॉलिनोमियल्स की टर्म्स बन जाएंगी pmx के साथ और plx के साथ, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं -1 से 1 के लिए, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास ये जो आपकी राइट हैंड साइड है इसको अब आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेट करके नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव वाली फॉर्म बनेगी, तो ln ऑफ f(x) बन जाएगा, और फिर हम उसकी पावर ऑफ t को बस कंपेयर करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट वही आएगा जैसे आपने ऊपर निकाला है। तो ये आप प्रैक्टिस के तौर पे जनरेटिंग फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। हमने जो ऊपर वो किया है उसको हमने जनरेटिंग फंक्शन इससे नहीं था निकाला, उसको हमने सिंपली जो पॉलिनोमियल का रोड्रिक्स फार्मूला है वो इस्तेमाल किया था। तो आप चाहे रोड्रिक्स फार्मूला इस्तेमाल करें, अगर आपने ये ऊपर देखा हो तो ये रोड्रिक्स फार्मूले को यूज़ करके हमने उसको एक दफ़ा plx एक दफ़ा pmx की फॉर्म में लिखा था, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया था, फिर दोनों का और साथ ही इंटीग्रल ले लिया था -1 से 1 में, और उसका इंटीग्रेशन को ओपन किया था, फिर उसका l टाइम्स इंटीग्रेशन ली थी तो जनरल आ गया था, उस पर केस 1 लगाया, केस 2 लगाया, और फिर हमने अपना रिजल्ट निकाला है। तो चाहे आप रोड्रिक्स फार्मूले से कर रहे हैं, अगर वो आपको कुछ नहीं कह रहे कि आप इस फार्मूले के तहत करें, या चाहे आप जनरेटिंग फंक्शन से करें, आपके पास रिजल्ट तो ये सेम ही आना है, ठीक है। तो आपने जिस मर्जी फार्मूले से करें आपके पास यही रिजल्ट आता है कि आपका जब 0 होता है, जब l m के बराबर नहीं होता, और ये 2/2l + 1 होता है इफ़ l = m। तो ये आपका ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, दोनों फार्मूले से आप कर सकते हैं, रोड्रिक्स से भी और जनरेटिंग फंक्शन से भी, और अगर वो मेंशन नहीं होता तो आपकी अपनी मर्जी होती है, चाहे आप जनरेटिंग से कर लें और चाहे रोड्रिक्स से कर लें। अब ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है -1 से 1 x plx और pl -1 ऑफ x dx इसके बराबर है। अब ये भी दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं, इंटीग्रेशन है -1 से 1 के ऊपर, इट मीन्स कि यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगेगी, और उन्होंने कहा जी प्रूव करें ये इसके बराबर है। तो हमें एक रिकरेंस जो रिलेशन है वो हम इधर लिख सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन क्या है हमारे पास कि 2l + 1 x p जो है आपके पास pl ऑफ x = l + 1 pl + 1 ऑफ x प्लस l pl - 1 ऑफ x। ये एक रिकरेंस रिलेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल्स की। तो ये रिकरेंस रिलेशन आप इधर यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इस रेफरेंस रिलेशन को अपने हिसाब से अरेंज कर लें। किस तरह अरेंज करना है, क्योंकि हमें चाहिए x pl ऑफ x ना,
क्योंकि हमने देखा कि इंटीग्रल हमें एक्स पी एल एक्स के साथ चाहिए। तो एक्स पी एल एक्स को अकेला करेंगे तो ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों तरफ दोनों टर्म्स के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको अब एक्स पी एल एक्स में किस चीज़ की कमी रह गई है, हमें कैसा इंटीग्रल चाहिए, पी एल माइनस वन की कमी रह गई ना। तो पी एल माइनस वन ऑफ एक्स को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, और साथ ही आप इंटीग्रल ले लें -1 से 1 का, ताकि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड आप वैसी ही बना लें जैसे आपको चाहिए। तो आप पी एल -1 ऑफ एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल ले लिया -1 से 1। अब ये जब आप लेंगे तो इसमें आप देखें, अगर आपके ये जो पहली है इसमें ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन अगर हम पुट करें तो पी एल -1 और पी एल +1 ये दोनों डिफरेंट पोलिनोमियल्स है। तो हमने देखा था ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन के मुताबिक जब डिफरेंट पोलिनोमियल्स होते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। आपका ऑर्थोगोनल जो इंटीग्रल है वो ऑर्थोगोनलिटी वो ये कहती है कि ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा कंडीशन लगाने के बाद। तो ये पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी टर्म में आप देखें कि पी एल -1 दोनों पोलिनोमियल्स चूँकि सेम है, तो फिर सेम पोलिनोमियल्स के लिए अभी आपने पीछे देखा था कि -1 से 1 पी एल एक्स और पी एल एक्स अगर ये दोनों सेम हों तो आपके पास 2/2l+1 ऐसा बनता है ना। अभी आपने ऊपर प्रूव किया कि ये बराबर होता है, अगर ये दोनों सेम है पी एल एक्स और पी एल एक्स हो गया, एम की जगह जब एल डाला था आपने तो आपका आंसर आ रहा था 2/2l+1। तो जब ये 2/2l+1 है तो अगर इधर चूंकि ये पी एल -1 है तो जहाँ जहाँ एल है उसको l-1 करके देखें, नीचे भी जो एल है उसकी जगह l-1 करके देखें, ठीक है, उस रिलेशन में उस कंडीशन में जो हमने निकाली थी। तो अगर हम ये करें तो जहाँ हमने कहा दिस इज़ 2/2l-1 और ये इस तरह +1, और इसको अब आप ओपन करें और ओपन करके आपके पास यही चीज़ बन जाती है जो आपको वो प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन से आप ये इंटीग्रल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आगे अब ये जितनी भी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशंस वाले इंटीग्रल हैं इनको आप ट्राई करें। ये भी वही है, पी एल ऑफ एक्स डी एक्स आपने प्रूव करना कि 0 के बराबर है, अगर एल जो है वो 0, 1, 2, 3 के बराबर है। तो इसमें इन्होंने डायरेक्ट क्या ले लिया, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है, जो हमने बिल्कुल पहले दिन मैंने आपको पहले जो पेज पे आपके है लेजेंडर पोलिनोमियल्स के फर्स्ट पेज पे, तो ये आपकी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उन्होंने यूज़ करके उसमें से पी एल ऑफ एक्स निकाला है, ठीक है, और पी एल ऑफ एक्स निकाल के उसको आप बस इंटीग्रेट कर लें -1 से 1 पे, और -1 से 1 पे इंटीग्रेट करके आपका एंड रिजल्ट जो है बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आपका एंड रिजल्ट जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ये आप ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। आगे ये भी प्रूफ है, इसमें भी रोड्रिक्स फार्मूला इस्तेमाल की है। रोड्रिक्स फार्मूला इस्तेमाल करके आप पी एल ऑफ एक्स लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। आप जेनेटिक फंक्शन से पी एल ऑफ एक्स लिखें, आप रोड्रिक्स फार्मूला से पी एल ऑफ एक्स लिखें, आप जो जनरल इक्वेशन है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आप उससे चाहे पी एल ऑफ एक्स लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप पी एल ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल आप कहाँ से डिफाइन करें। बस आपने उसको इस फॉर्म का बना के, अगर इसमें x⁻m की कमी है तो दोनों तरफ x⁻m से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं -1 से 1 पे, ठीक है। और अगर आप इफ़ m इज़ लेस देन l आ रहा है, ठीक है, यानी दोनों बराबर नहीं है ना, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। दोनों केसेस आपने लगाने, केस 1 और फिर केस 2 में इफ़ l इज़ इक्वल टू m, वो भी आप करके देखें। तो फिर आप देखेंगे कि आपका ये वाला जो है वो आंसर, उसमें उन्होंने चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया, तो सब्स्टिट्यूशन करें, x की जगह cos थीटा, dx की जगह -sin थीटा d थीटा, जैसे मैंने पीछे भी रोड्रिक्स फार्मूले में जब केस 2 किया था तो तब हमने ये एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज की थी, और उनको चेंज करने के बाद फाइनली जो है वो आपका इस तरह से ये रिलेशन बन जाता है। ये इस तरह की पहले वैल्यूज़ आती हैं, उनकी वैल्यूज़ पुट करके जैसे हमने किया था, और एंड रिज़ल्ट आपका वही आता है जो वो आपसे रिक्वायर्ड उनको होता है। तो ये आपने इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करके ये निकाला है। वो जो आपने खोला है फैक्टोरियल 2l, जैसे हमने फैक्टोरियल को खोला था और ये सारा ना, तो ये वैल्यूज़ पुट करके आपके पास फाइनल रिलेशन ये आ जाती है। तो इसी तरह ये आगे सारी ये ऑर्थोगोनल 7.21 भी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। 7.21 की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो भी आपकी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का पता कहाँ से चल रहा है हमें, ये -1 से 1 पे जब इंटीग्रेशन होती है तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन यहाँ लगती हैं। और मैंने आपको कहा कि चाहे आप पी एल एक्स जो पोलिनोमियल है, चाहे आप रोड्रिक्स फार्मूले से लें, चाहे आप जर्नल जो आपका लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे ले लें, चाहे आप कोई रिकरेंस रिलेशन ले लें, ठीक है, चाहे जनरेटिंग फंक्शन ले लें, आप कहीं से भी पी एल ऑफ एक्स को डिफ़ाइन करके उसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं जो आपसे वो रिक्वायर्ड करें, और फिर आप उसको उस पर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगा के अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सारी ऑर्थोगोनैलिटी की हैं। ये भी 7.22 भी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, और ये 7.23 भी ऑर्थोगोनैलिटी की हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करें। मैंने आपको इसीलिए एक वो बता दिया कि आपने किस तरह से उसको करना है, ताकि कोई भी अगर आपको ऑर्थोगोनैलिटी की आ जाती है, ये भी ये ऑर्थोगोनैलिटी की नहीं है, ये अब ज़रा डिफरेंट है, ये 0 से 1 वाली है, ठीक है। तो इसमें आपने जब ये 0 जैसे अब ये 0 से 1 में इस तरह आपने इसको वैल्यूएट करना है, या ये आपके पास प्रूव करें कि 0 से 1 पोलिनोमियल इसके बराबर है,
तो फिर आप क्या करेंगे, ये हमारा रेकरेंस रिलेशन इन्होंने यूज़ किया कि PL+1 ऑफ प्राइम है और माइनस PL-1 प्राइम है, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ से PL(x) जो है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, PL(x) मैंने आपको कहा है कि वो आप जहाँ से भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं आप पोलिनोमियल डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फिर इंटीग्रेट किया है 0 से 1 पे उसको ना, इंटीग्रेट करके ये रेकरेंस रिलेशन यूज़ किया था, उसको फिर हमने इंटीग्रेट किया 0 से लेके 1 के लिए। और फिर वो इंटीग्रेशन जो है वो करके हमारे पास उसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट की थी, तो आपके पास इस तरह के पोलिनोमियल्स आ जाएंगे। और जब उसको हम एक दफ़ा L=0 के लिए करना है उसको, फिर L=2m के लिए उसको देखना है, ट्राई करना है, फिर L=2m+1 के लिए करना है। L=0 के लिए का मतलब है कि जहाँ जहाँ L होगा वहाँ हम 0 पुट करेंगे, तो आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आ गई। जब आप L=2m करेंगे ना, तो ये इवन नंबर के लिए हो जाएगा, और 2m+1 का मतलब है ये एक ऑड नंबर के लिए हो जाएगा। तो फिर हम एक दफ़ा इवन नंबर के लिए इसको करेंगे, तो जहाँ जहाँ वो था आपके पास L वहाँ पे 2m आ जाएगा। और जब इसको ऑड नंबर के लिए करेंगे तो जहाँ जहाँ आपके पास L था वहाँ जो है 2m+1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पोलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। तो ये एक वो तरीका है, इसमें उन्होंने ये रेकरेंस रिलेशन यूज़ किए। तो आपको जैसे वो कहेंगे आपने उसी तरह उसको इंटीग्रेट कर लेना है 0 से लेकर 1 तक। पोलिनोमियल बस डिफ़ाइन करना है कि पोलिनोमियल आप कहाँ से डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ये वाला रेकरेंस रिलेशन यूज़ किया है और वो आपकी मर्ज़ी है, उससे आपने पोलिनोमियल डिफ़ाइन कर लिया। आप चाहें तो जेनेटिक फंक्शन से भी पोलिनोमियल डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी जो जनरल आपकी जो जेंडर इक्वेशन है उससे भी पोलिनोमियल डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपना रोड्रिक्स फार्मूले से भी पोलिनोमियल डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आप पोलिनोमियल डिफ़ाइन करें उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट करना है, और 0 से लेके जहाँ तक जो भी वो लिमिट्स दे रहे हैं आपको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट किया, और उसमें फिर केस 1, 2, 3 ये तीनों केसेस लगाए, पहले 0 के लिए, फिर इवन नंबर के लिए, फिर ऑड नंबर के लिए, और अपने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ये इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है, ये आप इसमें से कर सकते हैं। ये देखें, अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको इन्होंने रोड्रिक्स फार्मूले से डिफ़ाइन किया ना। तो आप भी रोड्रिक्स फार्मूला लेजेंडर पोलिनोमियल का, तो 2-3 फार्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए लेजेंडर पोलिनोमियल में। एक तो उसका जनरल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी लेजेंडर पोलिनोमियल की, और उससे जो आपने जो उसका सोल्यूशन था लेजेंडर पोलिनोमियल का जो उससे आपने निकाला था वो, उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन से और रोड्रिक्स फार्मूला, ये जो 2-3 आपके रिलेशन है, तीनों से आपको पोलिनोमियल मिल जाते हैं जिसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये रोड्रिक्स फार्मूले से उन्होंने डिफ़ाइन करके उसी तरह से आप -1 से 1 पे इंटीग्रेट करके तो अपना प्रोसेस जो है वो आप इसको अपना जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आप निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन इन अ सीरीज़ ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स, अगर हम किसी भी फंक्शन की लेजेंडर पोलिनोमियल्स की सीरीज़ में एक्सपेंशन करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन f(x) है और हम उसकी पीस वाइज कंटिन्यूस उसको देख रहे हैं, इंटरवल है उसका -1 से 1 के बीच में, और उसके डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो देन इट कैन बी शोन दैट द f(x) कैन बी एक्सपेंडेड इन द सीरीज़ फॉर्म में ना, हम उसको सीरीज़ की फॉर्म में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं उस फंक्शन को। अच्छा, कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको देखते हैं कि ये उसका एक्सपेंशन हमने लिखा है कि वो जो फंक्शन f(x) है हम उसे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि अगर m 0 से लेके इन्फिनिटी तक am Pm(x), और ये am जो है ये कोफिशिएंट है यहाँ पे ना, इस am को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फंक्शन जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है हम उसको PLx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। दोनों तरफ PLf(x) के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद अब हम लगाएंगे कंडीशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मेलिटी। एक तो थी ना कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डिफरेंट पोलिनोमियल्स हैं तो उसके लिए वो इंटीग्रल जो है वो उसका 0 हो जाता है, और सिमिलर के लिए वो 2/2l+1 होता है। वही ऑर्थोनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि जब वो दोनों सिमिलर होंगे, अगर उनके सब्सक्रिप्ट्स जो हैं Pm और PL ये इन दोनों के m = l वाली सिचुएशन बनती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन होती है कि इनका इंटीग्रल 1 के बराबर होता है ना, तो फिर उस वक्त 1 के बराबर या उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि मैं हमने पढ़ी हुई है कि 2/2l+1, यहाँ पे चूँकि m इंडेक्स के साथ हम करें तो 2/2m+1 करके हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने समेशन जो लगाई हुई है वो m पे लगाई हुई है ना कि m = 0 to ∞। तो फिर हम इसको जो ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन है वो हम कह सकते हैं कि 2/2m+1 इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आती है। तो ये जो इंटीग्रल है इसका जो रिज़ल्ट है आपको वो ये मिलेगा 2/2m+1। ठीक है, अब इसको हमने देखा, और ये आपके पास इंटीग्रल जो है वो -1 से 1, यहाँ से आपके पास जो am, चूँकि हम ये सारा काम कोफिशिएंट am निकालने के लिए कर रहे थे तो इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो यहाँ से am जो है ये आ जाएगा, जो ये 2 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 2m+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये am की वैल्यू आपने इधर से निकाली।
ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेंशन था कि किसी भी फंक्शन को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स की मदद से। अगर वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल -1 से 1 में और उसके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस हैं तो फिर हम वहाँ उसका कोफिशिएंट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये फंक्शन की एक्सपेंशन का फार्मूला और ये जो इसकी कोफिशिएंट का है फार्मूला आपने निकाला, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं आगे किसी भी प्रॉब्लम में। जैसे एक छोटी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वेरीफाई द ड्राग डेल्टा फंक्शन एक्सपेंशन है। तो ये ड्राग डेल्टा फंक्शन की ये एक्सपेंशन है, इसको वेरीफाई करें। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो ऊपर हमने अभी डिफाइन किया है वो लेंगे और ए एम जो भी हमने ऊपर निकाली है, ये दोनों फार्मूलाज हम इधर लेंगे, फंक्शन का और ए एम का, ये हम इधर कंसीडर करेंगे। और ये लेने के बाद अब हम क्या करते हैं कि चूँकि ये फंक्शन जो है हमारा वो ड्राग डेल्टा फंक्शन है, तो ज़रा हम अब इस फंक्शन को कंसीडर करके इसको अपने ड्राग डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही हम इसका इंटीग्रल भी ले लेते हैं -1 से 1। तो हम फंक्शन के साथ ज़रा ड्राग डेल्टा फंक्शन को मल्टीप्लाई करके -1 से 1 पे इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या। तो और साथ ही हम इसमें ए एम की वैल्यू भी पुट करेंगे ना, ये जो हमारे पास ए एम हमने डिफ़ाइन किया है इसके अंदर, उसकी भी ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनेगी कि -1 से 1 एफ ऑफ एक्स के साथ ड्राग डेल्टा फंक्शन डेल्टा 1 - एक्स। और अब ये -1 से 1 एफ ऑफ एक्स जो है वो अब हमने वो जो ए एम की वैल्यू है वो पुट की थी, जो मैंने आपको पीछे कहा कि ए एम की वैल्यू पुट करें और उसके साथ पी एल एफ एक्स आ जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी। और उसमें अब आपने जो है ये सिर्फ इंटीग्रेशन आ गई -1 से 1 एफ ऑफ एक्स और पी एल एफ एक्स के ऊपर। अब चूँकि एल इज़ इक्वल टू एम है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एल की जगह आप क्या लगा देंगे एम, और यहाँ पे भी एल की जगह आप क्या पॉलिनोमियल पुट कर सकते हैं एम, और समेशन भी आपका एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी की बजाय अब हो जाएगा एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये -1 से 1 एफ ऑफ एक्स और ये पी एम ऑफ एक्स बन जाएगा। और इसको करने के बाद अब आपके पास दिस इज़ अगर आप कंडीशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मलिटी इधर लगाएं तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मलिटी कहती है कि कोई भी जो इंटीग्रल है -1 से 1 एफ ऑफ कोई भी फंक्शन के साथ पी एम पॉलिनोमियल जो है उसके साथ वो 1 के बराबर हो जाता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। और जो 1 है बेसिकली वो पॉलिनोमियल 1 को शो करता है, यानी पी एम 1 को शो करेगा। तो ये हमने 1 पॉलिनोमियल को शो कर दी। तो यहाँ से आपकी जो प्रॉपर्टी ऑफ ड्राग डेल्टा फंक्शन है, जी आपने जो ड्राग डेल्टा फंक्शन को जब पढ़ा था ग्रीन फंक्शन के चैप्टर में, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी थी कि -1 से 1 कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ड्राग डेल्टा 1 - एक्स वो बराबर होता है एफ ऑफ 1 के। तो ये जो पूरी चीज़ एंड पे रिजल्ट आएगी दिस इज़ योर एफ ऑफ 1, ठीक है। तो आप इस पूरी चीज़ की जगह समेशन एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम और पी एम ऑफ एक्स, दिस इज़ बेसिकली योर एफ ऑफ 1, ठीक है। तो आप इसकी जगह एफ ऑफ 1 डिफाइन कर सकते हैं। और आपने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था -1 से 1 और एफ ऑफ एक्स ड्राग डेल्टा 1 - एक्स, तो ये एफ ऑफ 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपने एक्सपेंशन के ज़रिए से अपनी ड्राग डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को जो है वो लेजेंडर पोलिनोमियल की हेल्प से ये दोनों एफ ऑफ एक्स को डिफ़ाइन किया, ए एम को डिफ़ाइन किया उसके अंदर, और फिर हमने लेफ्ट साइड पे हमने एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया ड्राग डेल्टा 1 - एक्स, फिर इंटीग्रेशन की -1 से 1 पे, और फिर राइट साइड पे हमने क्या किया ए एम की वैल्यू पुट की, और वो पुट करने के बाद ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन पुट की है हमने, और ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन पुट करने के बाद हमने 1 के साथ इसको हमने ए एम का मतलब है ए एम इंटू 1, और 1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पी एम 1 को, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल को, और इस सारे की जगह आपने एफ ऑफ 1 कह दिया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ड्राग डेल्टा फंक्शन है, जो कि हमने इस एक्सपेंशन के तरीके से कि किसी भी फंक्शन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, तो हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट जो है वो आपके अब एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल्स हैं। अब एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन या जो है जिससे वो लेजेंडर पोलिनोमियल्स आते हैं वो किस शक्ल की होती है वो आप देख लेंगे, इस तरह की होती है, इस फॉर्म में होती है एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने लेजेंडर इक्वेशन शुरू में डिफाइन की थी। तो ये एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते, और उसका सोल्यूशन जो है वो आपको इस तरह के पोलिनोमियल्स देता है। उसका रोड्रिक्स फार्मूला जो है एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन का वो इस फॉर्म में है, ठीक है। ये चाहे आप फॉर्म्स याद करें ना करें, क्योंकि एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन आपके सिलेबस में और उसके पोलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन जो इनके जो रिजल्ट्स हैं, जैसे ये पोलिनोमियल ऑफ 0 ऑफ एक्स जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट्स हैं ये आप मेन रिजल्ट्स ये आपको याद होने चाहिए दोनों फॉर्म्स में, क्योंकि इन रिजल्ट्स को आप अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे पोलिनोमियल ऑफ 0 ऑफ 0 जो है ऑफ एक्स वो 1 के बराबर होता है, तो अगर आप इसे एक्स को कॉस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो भी ये 1 के
बराबर होगा। और उसके बाद ये देखें, अब जो अब पी ऑफ वन ऑफ एक्स है वो 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट के बराबर है, तो वो अगर आप कॉस थीटा के फॉर्म में लिखें तो वो 1 माइनस एक्स स्क्र जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्र थीटा जो होगा वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है ना। और अंडर रूट लेने के बाद पहले वो साइन स्क्र थीटा होगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो वो साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये सारे पोलिनोमियल्स के जो रिजल्ट्स हैं, जो डिफरेंट एसोसिएटेड लेजेंडर फंक्शंस हैं, वो आप इस तरीके से जो इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, इसको आप सम हो किसी प्रॉब्लम में अगर यूज़ करने की आपको ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ये रिजल्ट्स आपको आते हों। ठीक है, अब इसमें उन्होंने जेंडर जो आपकी जनरेटिंग फंक्शन है फॉर एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल्स के लिए, वो भी उन्होंने बताया कि वो इस फॉर्म में होती है, उसकी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन भी इस तरह से बताई है। तो मोर और लेस से बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी लेजेंडर इक्वेशन और उसकी जो थी आपने लेजेंडर पोलिनोमियल्स, उसी तरह से थोड़ा सा इसमें फ़र्क है एसोसिएटेड में। तो अगर आप ये कोई एक भी एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल की, जैसे अब ये जो इसकी जनरल एक इक्वेशन है एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल्स जो आपने निकाले हैं एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल की इक्वेशन से, ये रिजल्ट भी अगर आप याद रख लेंगे तो इससे आपकी इक्वेशंस जो हैं कुछ काफ़ी एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। जैसे अगर आप ये देखें कि जो आपकी एग्जांपल नंबर फॉर एग्जांपल ये वाली है आपकी 7.28, और उसमें उन्होंने कहा प्रूव करें कि आपके पास ये रिलेशन इसके बराबर है ना, तो कि 2l+1 एंड दिस होल रिलेशन। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए आप इसका जो प्रूफ है, वी नो दैट ये रिलेशन अगर आपको याद होगी कि 2l+1 ये हमने ली थी, जो हमारे पीछे जो रिकरेंस रिलेशन थी ये वो थी कि 2l+1 x pl, इसको हमने पीछे भी एक एग्जांपल में यूज़ किया, pl(x) = l+1 pl+1 of x + l pl-1 of x ना। तो ये वो पोलिनोमियल की इक्वेशन हमने पीछे भी रिकरेंस रिलेशन ये वाली यूज़ की थी। इससे हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम m टाइम्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय लेबनिज़ थ्योरम। तो अगर हम इसको m टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, d⁻m और dx⁻m दोनों तरफ करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी। और फिर उसके बाद हम इसमें एक दफ़ा हमने x को बाहर रखा और इस पर डेरिवेटिव लिया पोलिनोमियल पे। फिर हमने क्या किया कि दूसरी दफ़ा हमने क्या किया कि हमारे पास m जो है और dm-1 और pl(x) पोलिनोमियल पे लिया। तो ये इस तरीके से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे दो दफ़ा डिफरेंशिएट हुआ, एक दफ़ा x बाहर है और पोलिनोमियल के ऊपर डिफरेंशियल उतारा, और एक दफ़ा x पे डेरिवेटिव ले लिए। तो जब x पे डेरिवेटिव ले लिया तो वो d⁻m-1 ओवर m-1 यानी एक डेरिवेटिव कम हो गया, pl(x) आ जाएगा। ठीक है, इसमें से x रिमूव हो जाएगा, x पे आपने डेरिवेटिव ले लिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों आ गई टर्म्स। राइट हैंड साइड पे इसी तरह आपने डेरिवेटिव उतारना है अपने pl+1 पे भी और जो l-1 वाली टर्म है उसके ऊपर भी। और उसके बाद हमने दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m/2 से। जब आप दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से तो फिर आपको जो फाइनली जो एक फॉर्म बनेगी यूजिंग, और उसमें साथ आपने यूज़ करनी है डेफिनेशन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल की। ये मैंने आपको कहा था एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल। तो एसोसिएटेड का ये एक फार्मूला भी अगर आपको याद होगा तो ये आपके काम आ जाएगा कि एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल का ये फार्मूला कि pl(m)(x) जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m/2 और d का जो mth डेरिवेटिव होता है pl(x) का, अगर ये इसके बराबर है तो आपको सेम वही रिलेशन जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपसे वो मांग रहे थे, ये वाला mth डे के नीचे आपके पास l की फॉर्म आए और ऊपर m की फॉर्म आए ऑफ x एंड दिस वन ना, तो ये आपकी रिलेशन यहाँ से आप जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ से वही रिलेशन आपने रिट्रीव कर ली जो वो आपसे रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अच्छा, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल वाली अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो रिलेशंस आपसे ये निकलवाना चाह रहा था, ये फाइनल ये रिलेशन, इसमें इस तरह पता चलेगा कि आपको नज़र आ रहा है कि वैसे जो हमने पीछे जो सिंपल लेजेंडर इक्वेशन पढ़ी थी और लेजेंडर पोलिनोमियल पढ़े थे वो सिर्फ pl(x) में होते थे या pm(x) में होते थे, यानी सिर्फ सबस्क्रिप्ट में एक वेरिएबल होता था, या l होता था या m होता था। जो एसोसिएटेड है वो ज़रा ज़्यादा एडवांस होती है ना, एडवांस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होती है। तो अगर आप लेजेंडर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और लेजेंडर पोलिनोमियल्स के एसोसिएटेड फॉर्म पढ़ रहे हैं तो वो फिर ज़्यादा एडवांस फॉर्म है, यानी अब l अगर नीचे सबस्क्रिप्ट में है तो उसके ऊपर पावर में भी m है, यानी दो वेरिएबल्स इकट्ठा एक पोलिनोमियल जो है वो कैरी कर रहा है। तो जब इस फॉर्म में आपको नज़र आएंगे ना पोलिनोमियल्स तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक निशानी है कि जो एसोसिएटेड, पीछे भी हमने एक चैप्टर में ना एसोसिएटेड फॉर्म पढ़ी थी, तो जब आप एसोसिएटेड फॉर्म पढ़ते हैं बेजल इक्वेशन में, बेजल फंक्शंस के लिए पढ़ी थी, तो एसोसिएटेड उससे ज़्यादा एडवांस होते हैं। फिर वो जो नीचे अगर आपका एक आ रही थी पहले तो वो फिर अब एक वेरिएबल के बजाय ऊपर भी एक वेरिएबल, तो वो एक साथ l और m दोनों को कैरी कर रहा है एक पोलिनोमियल।
तो ये इसकी एसोसिएटेड फॉर्म है। तो यहाँ पता चलता है कि आपकी एसोसिएटेड फॉर्म। इसी तरह ये 7.2 ये और भी प्रूफ्स हैं। ये 7.31 देख लें, मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। जैसे 1 - x के अंडर रूट है और PLM, अब ये पता चल रहा है ना, ये एसोसिएटेड पोलिनोमियल है आपके पास और ये इसके बराबर। अगर आपने प्रूफ करना है तो यहाँ पे अब हमने ये रिकरेंस रिलेशन यूज़ की। अच्छा, रिकरेंस रिलेशन हमने पीछे भी जो यूज़ की थी ना, पिछली एग्जाम्पल में भी, वो भी हमने सिंपल पोलिनोमियल के लिए यूज़ की थी। अभी देखिए ना, PLX वाली और PL+1 प्राइम और -PL-1 ऑफ प्राइम, ये रिकरेंस रिलेशन हमने सिंपल, जो इधर भी हमने यूज़ की थी इसको रिट्रीव करने के लिए, तो हम सिंपल रिकरेंस रिलेशन सिंपल पोलिनोमियल्स वाली यूज़ करते हैं और उससे फिर हम रिट्रीव कर लेते हैं अपनी एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल्स को इस्तेमाल करके एसोसिएटेड की रिकरेंस रिलेशन निकाल लेते हैं। बेसिकली आप एसोसिएटेड के रिकरेंस रिलेशन ये निकाल लेना। तो जैसे आप अगर आपके पास आप जो नॉर्मल आपके पोलिनोमियल्स हैं, लेजेंडर पोलिनोमियल्स, उनकी रिकरेंस रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए एसोसिएटेड फॉर्म निकाल लें। तो बेसिकली आप ये काम करें। अब ये नॉर्मल रिकरेंस रिलेशन थी, तो इससे अब हम क्या करने लगे, इसकी एसोसिएटेड फॉर्म। तो इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेके mth डेरिवेटिव उसी तरह लिबनिट्ज़ थ्योरम का जो आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब आप उसका लेंगे तो आपके पास ये जो है ये एक फॉर्म, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x² की पावर m+1/2 से अब आप करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इस वाली एग्जांपल में किया, बस फ़र्क ये था कि वहाँ पे भी हमने जब m टाइम्स लेबनिज़ थ्योरम का डिफरेंशिएट किया था तो हमने उसे मल्टीप्लाई 1 - x² की पावर m/2 से किया था। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म, यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - x² m+1/2 से ना। ठीक है, यानी ऑड उसकी टर्म से मल्टीप्लाई करें। तो जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें यूज़ करेंगे लेजेंडर पोलिनोमियल की एसोसिएटेड फॉर्म जैसे पहले यूज़ की थी। तो वो एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल को इस्तेमाल करके ये वाली इक्वेशन जो है, तो आपके पास फाइनली हमारे पास वही रिलेशन आ जाती है जो वो हमसे चाह रहा है। यानी जो हमारे पास वो रिकरेंस रिलेशन हमसे चाह रहा है 1 - x² 1/2 और ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली जो आपकी नॉर्मल लेजेंडर पोलिनोमियल की इक्वेशन है, उस रिकरेंस रिलेशंस हैं, उनको इस्तेमाल करके उनमें लेबनिज़ थ्योरम की m टाइम्स डेरिवेटिव लेके और उसको मल्टीप्लाई करके, पहले हमने मल्टीप्लाई किया था 1 - x² की पावर m/2 से, अब हमने 1 - x² की पावर m+1/2। तो ये स्टेप्स ज़रूरी हैं। ये दो स्टेप्स किए, रिकरेंस रिलेशन ली सबसे पहले, फिर उस पर हमने लेबनिज़ थ्योरम को m टाइम्स डेरिवेटिव लिया, फिर उसमें मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, अब यहाँ पे m+1/2 से किया, फिर हमने एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल इस्तेमाल किए उसके अंदर, तो फाइनली हमारे पास वो रिलेशन आ जाएगी जो हमसे रिक्वायर्ड है। इसी तरह 7.32 में भी हमारे पास, और ये जो रिलेशन फाइनली आई है ये अब आपकी एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में आई है। तो ये वो रिकरेंस रिलेशन है जो आपने एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी रिकरेंस रिलेशन निकाली है। तो अब 7.32 में भी ये रिलेशन वो कह रहे हैं आपसे निकालने के लिए, तो आपने इसी जो है ये आपके पास ये पोलिनोमियल की एक इक्वेशन लिखी हुई है और ये पोलिनोमियल उन्होंने जी 7.26 में इस्तेमाल की है। तो वो 7.26 में से उन्होंने ये पोलिनोमियल की इक्वेशन ली है और एग्जाम्पल 7.27 में जो रिलेशन यूज़ की थी वो भी उन्होंने यूज़ की है, और दोनों को यूज़ करके अब रिलेशन में तो जो इस तरह की तो खैर कम ही आती हैं जिसमें आपने पिछली प्रीवियस यूज़ करनी हो, लेकिन फॉर अ प्रैक्टिस जो है वो आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपने कैसे रिकरेंस रिलेशन जो है वो यूज़ करनी होती हैं। तो इसके अलावा ये एसोसिएटेड की फॉर्म से, एसोसिएटेड की कम से मैंने पास्ट पेपर्स में देखी है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। हाँ, छोटी छोटी डेरिवेशंस आ सकती हैं, लाइक ये जो आपकी छोटी एग्जांपल है 7.34 जिसमें उन्होंने कहा कि PLM ऑफ -x - 1 पावर L + m PLM ऑफ x ना, तो इस तरह की छोटी डेरिवेशन वो आपको दे सकते हैं एसोसिएटेड की फॉर्म में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें भी आपने डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल की डेफिनेशन इस्तेमाल करें और वो डेफिनेशन इस्तेमाल करके आपने उससे जो लेजेंडर पोलिनोमियल है वो डिफ़ाइन किया है, वो जो आपने उसका सोल्यूशन निकाला था एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल का, वो आपने यूज़ किया है और उसको यूज़ करके जो मैंने आपको कहा कि वो एक फार्मूला आप याद कर लें, और उसके बाद आपने जो है उसे ये जो x था उसमें उस x को आप -x से रिप्लेस कर दें। तो जब आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी नीचे भी यहाँ पे भी dx, जहाँ जहाँ x है उसको आपने -x से रिप्लेस कर दिया क्योंकि आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे -x चाहिए था ना। तो यहाँ पे भी PL ऑफ x है तो उसको PL ऑफ -x से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x था यहाँ पे तो अगर आप माइनस से करेंगे भी रिप्लेस तो वो x² तो वो आपको पता है ना, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वही रहेगा। तो ये आपने x को -x से रिप्लेस करके उसके बाद हमारे पास ये जो है, ये जो नीचे माइनस आ रहा है, ये माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज़ -1 m। ठीक है, इसको हमने ऊपर लिख लिया, ये जो माइनस था इसके अंदर ये हमने बाहर निकाल के लिख लिया -1 m करके, और बाकी d m और dx m, और उसके बाद यहाँ पे
अब आप इसको -1 रेज़ पावर l और पी एल ऑफ एक्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके पास ये जो पी एल के अंदर आ रहा है, जो पॉलिनोमियल पी एल के अंदर आ रहा है, वो उसका क्या होगा, उसका हम -1 रेज़ पावर l करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने -1 रेज़ पावर l करके लिख लिया इसको। तो इस पी एल ऑफ -x को, तो ये -1 रेज़ पावर l के बराबर होगा। ये सारा हमने इस तरह लिख के, अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ गई है जैसी हमें चाहिए थी। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद ये डी एम और ये पी एल ऑफ एक्स बन गया। ठीक है, इस तरह से इसका हमने mth डेरिवेटिव ले लिया ना, यानी ये mth डेरिवेटिव ऑफ पी एल ऑफ एक्स इस फॉर्म में बना के, तो फाइनली आपके पास वही रिजल्ट आ जाता है -1 रेज़ पावर l प्लस m। इनको इकट्ठा कर लिया, ये l वाली और m वाली। ठीक है, और ये जो बाकी की जितनी भी टर्म आपके पास बची है वो सारी ये वाली, ये सारी रिप्रेजेंट करती है किसको, आपकी पी एल ऑफ एक्स को। तो उसकी जगह हमने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये जो इस तरह की 1 लाइनर 2 लाइनर जो आपकी जो डेरिवेशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो वो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो एसोसिएटेड का आपको ये एक पोलिनोमियल की जो है सॉल्यूशन है वो आपको याद होना चाहिए। उसकी के अंदर हमने बस x की जगह -x डाला था और उसको बाकी हमने थोड़ा सा वो सॉल्व किया है। और ये जो जहाँ पे नीचे -1 रेज़ पावर m बन गया, ये जो इसके अंदर माइनस था ये -1 रेज़ पावर l बन गया। इनको इकट्ठा करके तो बाकी हमने फाइनल अपना रिजल्ट लिख लिया था। ठीक है, और ये जो फाइनल रिजल्ट इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा था LM -x इक्वल टू -1 रेज़ पावर l प्लस m। ये थोड़ी सी गलती, इसको ठीक करें। ये जो पूरी चीज़ बनी है ना राइट साइड पे, ये पी एल ऑफ x नहीं है, ये p नीचे पी एल है और देखें ऊपर m भी होगा ना, यानी यहाँ पे ऊपर m भी होना चाहिए। तो इसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि पी एल ऑफ एक्स तो ये पहले भी था। जब आप इसको इसके mth डेरिवेटिव के साथ लिख रहे हैं और 1 - x² की पावर m/2 के साथ लिख रहे हैं, तो इस सारी वैल्यू का मतलब पी एल ऑफ एक्स तो नहीं है ना, क्योंकि पी एल ऑफ एक्स तो वो पहले का है। तो ये सारा मिलके इसको क्या बनाता है, ये जो 1 - x² और ये चीज़, ये इसको बताता है पी एल और ऊपर m भी आना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था आपको ड्राइव करने के लिए। तो ये इस तरह से 7.34 एक छोटी सी डेरिवेशन है। आगे 7.35 भी छोटी सी डेरिवेशन है। इसमें भी आपने एसोसिएटेड की डेफिनेशन जो है वो यूज़ करनी है, लेजेंडर पोलिनोमियल की उसकी डेफिनेशन यूज़ करें। और उन्होंने उसमें आपको कहा कि ये 0 के बराबर है अगर m इज़ ग्रेटर देन, यानी m इज़ नॉट इक्वल टू l ना बेसिकली। अगर m l के बराबर नहीं है तो फिर आप m ग्रेटर देन l है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। और क्योंकि पी एल ऑफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जो है आपकी 1 डिग्री का पोलिनोमियल है ना आपका, व्हेन इट्स डिफरेंशियल मोर देन 1 टाइम्स आप करेंगे, यानी उसका mth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप उसका mth डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म जब 0 हो जाएगी तो आपका फाइनली जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। ये इसकी जो ऊपर m आ रही है ना, बेसिकली ये उसके डेरिवेटिव को शो कर रही है। ठीक है, नीचे तो पोलिनोमियल है ना, तो वो जो मैं ऊपर वाला वेरिएबल हम बता रहे हैं ना एल, और पहले तो नीचे वाले सिर्फ वेरिएबल होते थे, अब ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो बेसिकली उसके डिफरेंशियल को शो करता है। तो ये m का मतलब है डी रेज़ पावर m ओवर डी एक्स रेज़ पावर m ना। तो ये जो m जो ऊपर वेरिएबल आ रहा है ये उसका मतलब उसका डेरिवेटिव होता है। तो आप जब एक से ज़्यादा दफ़ा किसी पोलिनोमियल का, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल है या फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल है, तो फिर जब एक से ज़्यादा दफ़ा आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 रिजल्ट देगा। इसलिए फिर आपका ये पी एल ऑफ m जो है ये एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल से ये 0 के बराबर आता है। ये छोटी छोटी इस तरह की डेरिवेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह ये 7.36 का प्रूफ अब आप ये खुद करने की कोशिश करें। और इसके बाद जो आपके पास जो इम्पॉर्टेंट जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ जो आपने इम्पॉर्टेंट इसमें करना है। बाकी तो ये जो है ये आपकी इक्वेशन जो सिलेबस में आपके है उसके मुताबिक ये एप्लीकेशंस ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स हैं। एप्लीकेशंस है लेजेंडर इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लेप्लास इक्वेशन, आपने पहले भी पढ़ी है। लेप्लास इक्वेशन जो है डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। लेप्लास इक्वेशन राइजेज इन मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स में आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आती है, और वेरिएशन ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन फ्री स्पेस में भी आती है, और थर्मोडायनामिक्स में भी आ जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन में और स्पेस टाइम में भी आती है, डिफ्यूजन इक्वेशन में भी आती है, स्टेडी स्टेट सोल्यूशन में भी आती है। तो ये लेप्लास इक्वेशन बहुत जगह इस्तेमाल होती है। तो ये लेप्लास इक्वेशन जो है ये हम कहते हैं कि लेजेंडर इक्वेशन जो है ये लेप्लास इक्वेशन से आप डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आप लेप्लास इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू 0 जी हमने पहले भी लिख के देखी थी। आर थीटा और फाई में होती है ना ये, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेप्लास इक्वेशन को।
ठीक है। और यहाँ पे जो अगर आप इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एजिमुथल एंगल कर देंगे, यानी फाई से इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो आपकी जो अबव लेप्लास इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर सिर्फ आर और थीटा की फॉर्म में रह जाएगी ना। तो फाई वाली टर्म जो है इसको आपने ख़त्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया ना इसको। तो अपनी जो लेप्लास इक्वेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख के और फिर उसको इंडिपेंडेंट ऑफ फाई से करके, तो आप उसे इस फॉर्म में सिर्फ आर और थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फिर जो इस रिड्यूस करने के बाद जो आपका जो सोल्यूशन है अबव इक्वेशन का फाइव को ख़त्म करने के बाद, वो सिर्फ आपका साय जो है वो रह जाएगा आर और थीटा में, और उसका सोल्यूशन इस फॉर्म का होगा। समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर एस पावर एल और बी एल और आर एस पावर एल प्लस 1 और पी एल ऑफ कॉस थीटा ना। ये जो पी एल कॉस थीटा आपको आ रहा है, दिस इज़ द दिस आर द लेजेंडर पोलिनोमियल्स। तो ये आपको लेजेंडर पोलिनोमियल्स देते हैं पी एल कॉस थीटा। जी एग्जाम्पल अब जो कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हैं इसकी एप्लीकेशंस के लिए, तो अगर तो वो खाली आपको एप्लीकेशन देते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, तो इतना ही इनफ है कि आपने उसको ये बता दिया कि लेजेंडर पोलिनोमियल को आप लैप्लास इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लैप्लास इक्वेशन की आपने स्फेरिकल फॉर्म भी लिख दी, आपने उसको रिड्यूस करके एजिमुथल एंगल को रिड्यूस करके उसको आर और थीटा में भी लिख दिया, और फिर आपने उसको क्या कर दिया कि आपने इसको इस फॉर्म में भी जो उसका जो समेशन फॉर्म है उसमें लिख के उसका सोल्यूशन, और फिर आपने वहाँ से उसको ये डिफाइन कर दिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे उसकी जो एग्जाम्पल है 7.41, इसको हम देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द चार्ज q एट x इज इक्वल टू a फॉर r इज लेस देन a, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स। ये उन्होंने आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको उनका लेजेंडर पोलिनोमियल के टर्म में फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करें। तो ये पोटेंशियल है आपका ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो अगर हम एक पॉइंट चार्ज q उन्होंने कहा है एट पॉइंट ए पे कंसीडर करें, तो पॉइंट ए पे जब आप ये चार्ज लेते हैं तो इस चार्ज का ऑन द एक्स एक्सिस, सपोज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज q फ्रॉम ओरिजिन जो है वो x इक्वल टू a के बराबर है, और वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट p। हम इस पॉइंट p के ऊपर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और पॉइंट p जो है वो आपकी स्पेस के अंदर है, यानी x y और z कोऑर्डिनेट्स कुछ रिप्रेजेंट करता है ये, और दिस इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। जो पॉइंट P का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो r के बराबर है। तो फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q जो है जो कि पड़ा हुआ है एट द पॉइंट A, उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। आपने ये पढ़ा हुआ है फार्मूला ना, और ये जो P और Q का आपस का जो डिस्टेंस है वो R1 है ना, तो इसलिए इसको इन टर्म्स ऑफ R1 लिखा है। तो अब उसमें ये लॉ ऑफ कोसाइंस आपको याद पता होना चाहिए। ये इक्वेशन हमने लिखी है फ्रॉम द लॉ ऑफ कोसाइंस। ये लॉ ऑफ कोसाइंस की इक्वेशन है, वो कहती है कि R1 का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है R, यानी ये जो R1 का स्क्वायर है आपका, ये बराबर होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, और माइनस 2AR कॉस थीटा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कोसाइन। ये आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ से आपने R1 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, R1 आपके बराबर आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, और उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेने के बाद अब आपके पास ये इसका आप रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेंगे दोनों तरफ का 1/R1, और ये भी 1 दिस बन जाएगा, तो वो उसको हम -1/2 के साथ लिख सकते हैं ना जब ये इसका रेसिप्रोकल होगा। और -1/2 वाली को अगर आप नीचे ले जाएं तो वो अंडर रूट वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और ए का इन्वर्स जब आप करेंगे यहाँ पे, तो ये जब इसमें से आपने कॉमन लिया ना, ए स्क्वायर को अगर आप बाहर कॉमन लें तो वो बाहर आके ए बन जाएगी ना, तो चूंकि आप उसका ऊपर माइनस है तो वो ए इन्वर्स आ जाएगा ना बाहर, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी आपके पास। और इसका आपने इस तरह से, अब इस पे आपने इसको कंपेयर करना है अपने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल। ये लेजेंडर पोलिनोमियल था आपका जिसका जनरेटिंग फंक्शन हमने निकाला, ये जनरेटिंग फंक्शन से जो लेजेंडर पोलिनोमियल आया था। समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एल एफ एक्स, और आपका टी रेज़ पावर एल इज इक्वल टू 1/√1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमारे पास 1/R1 जो है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ इसको कंपेयर करना है, यानी इसको और इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये 1/R1 की ये वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, यानी 1/A और समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और R/A उनकी पावर एल होगी, और PL कॉस थीटा। तो ये चीज़ अब आपकी इन दोनों को कंपैरिजन से ये आपको ये मिलेगी इक्वेशन, और उसके इस इक्वेशन को यूज़ करके अब हमने क्या करना है, इसको अगर हम यूज़ करें अपनी जो हमने डिफ़ाइन की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R1, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हमारे पास
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहले तो हमने लेजेंड उसको इस तरह किया, लॉ ऑफ कोसाइंस पहले यूज़ किया। लॉ ऑफ कोसाइंस से हमने जनरेटिंग फंक्शन से जो लेजेंडर पोलिनोमियल है उसको डिफाइन करके उसके साथ इन दोनों को कंपेयर किया, और कंपैरिजन के बाद आपको जो 1/r1 की वैल्यू मिली वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1/r1 की जगह। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में तो वो आपने पुट करके आपके पास फाइनली जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस फॉर्म में आ गया। इसी तरह आप कोई भी जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पे ये अनदर एग्जांपल है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं आपकी लेजेंडर पोलिनोमियल्स की, जिनको आप किसी भी तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स में यूज़ करें, चाहे आप उससे जो है वो थर्मोडायनामिक्स में यूज़ करें, डिफ्यूजन इक्वेशन में यूज़ करें, और टेम्परेचर वेरिएशन और किसी भी उस फॉर्म में यूज़ करें, स्टेडी स्टेट सोल्यूशंस में यूज़ करें, तो आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ हाली एप्लीकेशन का शॉर्ट लिखना है तो उसमें फिर आप इसकी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वाली टर्म और इसमें से जो रिडक्शन करके ये फाइनल रिलेशन आपने सोल्यूशन निकाला था उसको आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। और वो उसी तरह जैसे पी कॉस थीटा की फॉर्म, पी एल कॉस थीटा की फॉर्म, जैसे ये सोल्यूशन आया था, आप देखें कि ये वाला सोल्यूशन भी आपने जो निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो उसी फॉर्म में आया, पी एल ऑफ कॉस थीटा की फॉर्म में, जैसे आपने अबव इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आगे जितनी भी उन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं ये सारी उसकी एप्लीकेशंस में आ जाती हैं। ठीक है, तो सारी एग्जांपल्स तो हम नहीं कर सकते, तो अगर आपने कोई एक आध प्रैक्टिस के लिए करनी है, ना ही वो इतनी इंपॉर्टेंट है कभी आई हैं, तो मैं आपको लास्ट इसकी अब जो एग्जांपल है वो एक बताती हूँ, जो छोटे प्रूफ्स हैं, क्योंकि छोटे प्रूफ्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिहाज से। तो जो छोटे प्रूफ्स हैं उन पे आपने ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है। बीच में ये जो है चेबशेव इक्वेशन के पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, ये चूँकि एज सच उन्होंने कभी, और ये लेग्रेस पोलिनोमियल्स हैं, तो ये चूँकि उन्होंने एज सच कभी पूछे नहीं है, ना कभी इस तरह का कोई आया है, तो इसलिए हम इसको इतना टाइम नहीं देंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं। जो एक प्रूफ जो मुझे ज़रा थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट जो आखिर में लग रहा है वो ये है आपका एग्जांपल नंबर 7.59, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि लेग्रेज इक्वेशन है या आपने इसको चेबशेव इक्वेशन है या कहाँ से है, तो उन्होंने कहा बस आपने ये इसको इसके इक्वल ना प्रूव करना है। तो जब आपने इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है तो हमें पता है कि ये जो अगर हम इसको L1 ऑफ x लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और फिर आपने x को जो है वो 2x से रिप्लेस किया ताकि इसके अंदर इस इक्वेशन में x को 2x इधर रिप्लेस करें। तो जब x को 2x से रिप्लेस करेंगे तो ये 1 माइनस 2x बन जाएगा, और उसके बाद आपने क्या किया, इसमें +1 किया और -1 किया, यानी इसी इक्वेशन में एक दफ़ा +1 और -1 जब किया आपने तो -1 वाली टर्म बाहर रह जाएगी, और जब +1 आपने किया उसमें से ये 1 और 1 2 बन के आपने 2 को कॉमन लेके दिस इज़ 1 माइनस एक्स बन गया। और ये बेसिकली आपकी जो आपकी लेग्रेज इक्वेशन है उसी से आपने इसको किया ना। लेकिन हमें चूँकि ये सिंपल प्रूफ है तो हम इसको एक 2 लाइनर प्रूफ जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शॉर्ट में वो दे देते हैं और शॉर्ट में कोई चॉइस भी नहीं होती। ठीक है ना, तो आपने शॉर्ट के लिहाज से जो छोटे छोटे प्रूफ्स हैं वो आप लाजमी कर लें। तो ये आपने जी क्या है आपके पास ये इस तरह कॉमन लेके ये 2 इंटू जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो 1 माइनस एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 ऑफ एक्स को ना। तो 1 माइनस एक्स की जगह आपने L1 ऑफ एक्स लिख लिया, और उसके बाद ये जो खाली 1 माइनस 1 है इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं -1 रिप्रेजेंट करता है 2 की पावर 0 L0 ऑफ एक्स ना। इसे जस्ट इसकी शक्ल एक जैसी बनाने के लिए, क्योंकि ये 2 की पावर 1 था ना, जिसकी पावर अगर नहीं लिखी हुई तो मीन्स दिस इज़ 2 रेज़ पावर 1, तो 2 रेज़ पावर 1 L1 ऑफ एक्स बन रहा था, तो आपने इसको साथ जो 1 है इसकी जगह आपने लिख दिया दिस इज़ 2 रेज़ पावर 0 L0 ऑफ एक्स, और उसको आपने फाइनली इस फॉर्म में लिख दिया समेशन कि L1 ऑफ 2x जो है वो बराबर है 1 फैक्टोरियल और m इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक आपका 1, और यहाँ पे 2 रेज़ पावर 1 माइनस m और 1 माइनस 1 रेज़ पावर m और m फैक्टोरियल 1 माइनस m फैक्टोरियल और L 1 माइनस m इंटू एक्स, यानी जहाँ जहाँ आप देखें बिल्कुल उसी शक्ल का बन गया जैसे हमारी जो हमने प्रूव करना था, जो राइट हैंड साइड है सेम ये उसी शक्ल का है। सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि n को अभी हमने, क्योंकि हमने L1 से शुरू किया था ना, तो हमने n की जगह 1 लिया हुआ है। जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ 1 आ रहा है आपके उसमें, यहाँ पे भी -1 रेज़ पावर m और 2 रेज़ पावर n माइनस m है ना, तो ये आपके पास 2 रेज़ पावर 1 माइनस m आ रहा है, क्योंकि आपने शुरू में ही n को 1 लिया हुआ है ना, तो आपने इसको 1 के लिए निकाला हुआ है। नीचे भी आपका m फैक्टोरियल 1 माइनस m आ रहा है, यहाँ पे भी L 1 माइनस m आ रहा है ऑफ x।
तो जहाँ जहाँ m था n था आपका, n की जगह चूँकि आपने शुरू में ही 1 कंसीडर किया होता है इसलिए वो 1 के लिए आ रहा है। तो आपने अगर इसको जर्नलाइज्ड करना है तो आप सिमिलरली पहले इसको 2 के लिए एक दफ़ा करके देखते, जहाँ जहाँ 1 है उसकी जगह आप 2 डालें, ठीक है ना। तो एक दफ़ा आप जब इसको m इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक कर दें इसको, क्योंकि वो पहले 0 से 1 तक था, तो ये 2 जहाँ जहाँ n था वहाँ 2, जहाँ 1 आपने पहले यूज़ किया था आप उसकी जगह आप 2 यूज़ कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, एट द एंड आप इसको जर्नलाइज़ कर लेंगे, और जर्नलाइज़ करके आप इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा उन्होंने आपसे प्रूफ मांगा था। तो सिंपल सा प्रूफ था। आपने स्टार्ट कहाँ से किया, सिर्फ इस इक्वेशन से, एक छोटी सी इक्वेशन से, L1 ऑफ x बराबर होता है 1 माइनस एक्स के, और फिर इसमें x को 2x से रिप्लेस करके दोनों तरफ, और फिर हमने क्या किया था, जो हाल ही आपका एक तो +1 -1 किया था तो वो 2 × 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन गई थी, और जो -1 था उसको आपने 2⁻0 L0 ऑफ x की फॉर्म बना के उसको पहले इस फॉर्म में लिखा जिसमें n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखा, और फिर उसे n इज इक्वल टू 2 के लिए लिख के उसको जनरलाइज कर दिया, उसी तरह जैसे आपका फाइनल रिजल्ट था। तो ये आपका फाइनल एग्जांपल थी इस आपके लेजेंडर पोलिनोमियल्स की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बीच में जो बाकी एग्जांपल्स हैं, एटलीस्ट मैंने आपको बार बार कहा कि जो छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको 1 लाइनर 2, जैसे ये एक सिंप्लीफाइड सी एग्जांपल थी, तो इस तरह की जो सिंपल इक्वेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं उनको आप लाजमी जो है वो करें, क्योंकि वो आ जाती हैं आपके शॉर्ट में। तो शॉर्ट में आपको चॉइस भी नहीं होती, और 20 मार्क्स आपके पेपर में शॉर्ट से होते हैं, तो उनको आपने पहले सिक्योर करना है। तो जितनी भी छोटी डेरिवेशंस हैं, छोटी इक्वेशंस हैं, उनको आप, छोटे प्रूफ्स हैं, उनको आप लाजमी पहले करें ताकि आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाए। जब आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, बाकी का काम जो आप बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं और रिजल्ट्स हैं वो आपको लॉन्ग में या वो नोट के तौर पे वो दे देते हैं। तो पहले आप शॉर्ट सारी अपनी एग्जांपल, और मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और उसके बाद असाइनमेंट 3 में मैंने आपको 28 क्वेश्चंस दिए हैं, वो तकरीबन मिला के टोटल 48 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, 48 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये जो शॉर्ट डेरिवेशन है छोटी छोटी, ये आप लाजमी कर दें, तो इंशाल्लाह आपके 60 to 70 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। एटलीस्ट 50+ तो आप लाजमी सिक्योर कर लेंगे, अगर कुछ गलतियाँ भी कर लेंगे उसके अंदर तो, ठीक है। तो ये आपने पास होने के लिए तो एटलीस्ट आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सबसे पहले और प्रेफरेंस पे छोटी डेरिवेशंस लाजमी करनी है, और जो मैंने पास्ट पेपर आपको जो असाइनमेंट्स दिए हैं उनको आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप पासिंग मार्क्स सिक्योर आसानी से कर सकते हैं। अब ये इसकी समरी है। समरी में ये जो है, अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं रहते तो समरी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ये पोलिनोमियल की इक्वेशन थी, फिर ये रोड्रिक्स फार्मूला था, फिर ये जनरेटिंग फंक्शन था, फिर ये उसकी कुछ रेकरेंस रिलेशन जो बार बार यूज़ हो रही हैं, ये वो रेकरेंस रिलेशन है जो हमने एग्जाम्पल्स में यूज़ की थी। अगर ये 3-4 रेकरेंस रिलेशन जो हैं ये आप याद कर लेते हैं तो आपकी बाकी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन थी लेजेंडर पोलिनोमियल्स की, ये ऑर्थोगोनैलिटी थी जो हमने अभी आज सबसे पहले ड्राइव किया क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में, उसको हमने लिखा। आगे फिर हमने एसोसिएटेड के लिए थोड़ा सा काम किया था। एसोसिएटेड के लिए मैंने आपको कहा था कि चाहे आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ना भी याद हो तो आपको उसका ये सोल्यूशन याद होना चाहिए, एसोसिएटेड जो लेजेंडर पोलिनोमियल का, ठीक है, जिसमें mth डेरिवेटिव के साथ आप उसको करते हैं, यानी नीचे तो l होता ही है, ऊपर m भी आ रहा है वेरिएबल ना, वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि आप उसका mth डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये एक फ़र्क होता है। नॉर्मल लेजेंडर पोलिनोमियल में आप कोई mth डेरिवेटिव नहीं ले रहे होते, उसमें देखें, उसमें जो पोलिनोमियल का रिजल्ट आ रहा था वो सिंपल आ रहा था PL ऑफ x, लेकिन जो एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल है उसमें आप उसका mth डेरिवेटिव लेके लिखते हैं, ठीक है। और फिर जो उसकी थोड़ी सी जो आपने जो रेकरेंस रिलेशंस देखे थे, ऑर्थोगोनैलिटी उसकी देखी थी, और डायराक डेल्टा, सेम वही सारी उसमें चीज़ें थी, तो वो इतनी उसकी डिटेल बेशक आप ना करें, लेकिन उसका कम अज़ कम एटलीस्ट ये वाला फार्मूला जो है एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल का वो आपको याद होना चाहिए। और ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन तो सेम रहती है दोनों के लिए। उसके बाद ये सारी ये इसकी समरी है। समरी को आप लाजमी एक दफ़ा देख लें, जो फार्मूलाज आपको वैसे याद नहीं रहते वो आप यहाँ से समरी से याद रख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है 3rd वाली वो आप सबमिट कराएं इन टाइम। कोई भी बात, कोई परेशानी हो, और जो एक सोल्यूशन मैंने आपको दिया था इसका, जो मैंने असाइनमेंट में भी आपको दिया हुआ है, आई थिंक वो जो सेकंड लैप्लास इंटीग्रल की जो इक्वेशन थी, ये वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7.4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। ये मैंने आपकी पेपर में 2024 के पेपर में आई हुई है। मैंने इसकी तरह के आपको फर्स्ट लैप्लास इंटीग्रल करवाया था एग्जाम्पल 7.4 वाला, जो कि पेज 352 पे है।
तो अब आपने इसकी ये वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है अगर आपसे नहीं होती तो लेट मी नो, मैं आपको ये भी सॉल्व करके जो है वो दूंगी ताकि आप इसको भी अच्छे से एक दफ़ा ट्राई कर लें। मैं हिंट मैंने आपको तब भी दी थी कि आपने सेम वही काम करना है, सिर्फ ए और बी जो आपने इसमें ली थी, ए की जगह पहले 1 - xt था और बी की जगह -t √x² - 1 लिया था। यूज़ आपने वही की थी कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू की इक्वेशन, अभी भी वही सारा काम करना है, सिर्फ ए और बी की जो आपने वैल्यूज़ हैं ये 1 - xt की जगह xt - 1 हो जाएगा और बी की जगह t × √x² - 1 हो जाएगा। यानी ये वाली जो है अब आपने इस तरीके से ये यूज़ करनी है सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज़ बाकी वो तो आपके पास सेकंड लैप्लास इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो फर्स्ट लैप्लास इंटीग्रल और सेकंड लैप्लास इंटीग्रल ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है जो हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल से निकाले थे। तो आई होप अब आपने सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, और कोई भी परेशानी यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन में भी और जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और मैं उसी में आपको मज़ीद अगर कोई आपको ज़रूरत होगी तो आई कैन शेयर द नोट्स। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।